पढ़ाई चल रही है सर, पढ़ाई चल रही है। और आज अपन फटाफट से खत्म करते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और चालू करेंगे फिर ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ोगे पहले? बोलो। चलो देखते हैं क्या है जादू के भिखारी में। दोनों पढ़ाया जा सकता है, ऑल्टरनेटिंग करंट भी पढ़ाया जा सकता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक भी पढ़ाया जा सकता है। क्या पढ़ाओगे सर, नहीं बताया। चलो अभी चलता जाए। चलो ठीक है, आ जाओ आगे चलते देखते हैं। अपन बात करते हैं इंडक्शन की। तो चलो जब भैया ये लो, म्यूचुअल इंडक्टेंस मैंने आपको बोला था, एक लूप की वजह से दूसरे लूप पे जो इम्पैक्ट आता है, ऐसे सिस्टम्स को म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं। अगर अपन सिंपल सी बात करें तो समझ में आता है। मान लीजिए कोई प्राइमरी कॉइल जिसमें करंट बह रहा है, ये बाहर करंट, इसमें करंट बहने की वजह से जिसमें प्राइमरी करंट बहता है उसको बोलते हैं, उसकी वजह से दूसरी कॉइल में जैसे मान लीजिए आईपी है, सोच के देखो, अगर लॉजिकली सोचो आप कि अगर करंट इन प्राइमरी कॉइल चेंज हो, ध्यान से देखो क्या ये जो प्राइमरी कॉइल, इसे बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, इसमें करंट बहता है। सेकेंडरी कॉइल ये वाली बोलो क्लियर, जिसमें उसका इंपैक्ट देखा जा रहा है। देखो ये बैटरी लगाई हमने, ये बैटरी इससे करंट आया प्राइमरी कॉइल में, सेकेंडरी कॉइल में बैटरी लगाई। अब एलिमेंट से चेक करें करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा। ध्यान से समझो एक्चुअली क्या पाया गया, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या है उसे समझें और याद करें। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, ध्यान से सुने। वो कहती है कि फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल जिसमें ऑब्जर्व कराया जा रहा है, प्राइमरी जिसमें करंट पाया जा रहा है, ये बात याद रखें। फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल। अच्छा, फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इन प्राइमरी कॉइल। अच्छा, अब सिर्फ नहीं, अच्छा तो जो सेकेंडरी फ्लक्स लॉजिकल भी है, जितना प्राइमरी कॉइल का उतना फ्लक्स होगा, उतना ही फ्लक्स का कुछ हिस्सा सेकेंडरी कॉइल से पास कर सकता है। तो क्या सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स या करंट इन प्राइमरी कॉइल पे डिपेंड करता है? अरे हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। देखो अगर हम यहां से देखें, इसको डिफरेंशिएट कर लें तो हम पाएंगे d minus phi s by dt is directly proportional to dip by dt and what is minus तो अपने ds लिखा है, minus d phi s by dt क्या है? ध्यान से देखो तो induced EMF in secondary coil, so induced EMF in secondary coil is directly proportional to rate of change of current in primary coil। अरे हाँ सर, इन दो रिलेशन को देखो, ये 1 ये 2, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में हमने पाया कि भैया सेकेंडरी कॉइल का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो प्राइमरी कॉइल के रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट पे आता है। अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जो कि बिल्कुल जिसे आप m बोलते हो, phi s equal to mip, phi s सॉरी es equal to माइनस एम डी आई पी, माइनस छोड़ो तो बात की बात है, माइनस डी एम आई पी बाई डी टी। ये रिलेशन आपको याद होने चाहिए। व्हाट इज एम? एम इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। व्हाट इज एम? एम इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पुरानी बातें याद आएगी, वही कहानी दोबारा लिखूंगा। ध्यान से तो एम को लिख सकते हैं फाई इन सेकेंडरी अपॉन करंट इन प्राइमरी, डज नॉट डिपेंड ऑन एम, डज नॉट डिपेंड ऑन फाई एस एंड आई पी। वो रेशो है बस, डिपेंड्स ऑन किस बात पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन मान लो प्राइमरी कॉइल के टर्न्स है, मान लो प्राइमरी कॉइल का रेडियस है, मान लो प्राइमरी कॉइल की लेंथ है, मान लो सेकेंडरी कॉइल का रेडियस है, मान लो सेकेंडरी कॉइल की लेंथ है, मान लो सेकेंडरी कॉइल के टर्न्स हैं, ये इनके ओरिएंटेशन से कैसे रखे हुए हैं, दूर दूर कितनी दूरी है इनके बीच में। अरे हाँ सर, तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, ये किसके बात पर डिपेंड करेगा? डायमेंशंस एंड शेप एंड साइज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, डिस्टेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, ओरिएंटेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल, इन चीजों पर डिपेंड करेगा। डिपेंड्स ऑन, अगर मैं आपसे बोलूं तो ऐसे लिख सकते हो आप, शेप एंड साइज ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। हाँ सर, और किस बात पर डिपेंड करेगा? डिस्टेंस बिटवीन कॉइल्स। और किस बात पर डिपेंड करेगा? ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल्स। तो ऐसी बात है। अब सही बताओ कि आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना आना चाहिए सिस्टम का। अच्छा, दो लूप्स दिए होंगे, पूछा जाएगा उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस बताइए। अच्छा, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, शानदार है। पहले इसको बताओ, कहानी को और आगे बढ़ाऊं, पहले इसको बताओ फिर कहानी को और आगे बढ़ाता हूं। ध्यान दीजिए, शर्माइए मत, जैसे कि शर्म उसका नंबर कम। ओके सर, हमारे पूरा नंबर, आप टेंशन मत लो सर। तो ये क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, बिल्कुल ये सर, शानदार, ये सर, जबरदस्त, ये सर, वाह वाह। ओके, अब क्या करें? सोचो रे भाई, वाह रे भाई, देखो रे भाई, मजा आ रहा है भाई। अब क्या करें? देखो भाई, an EMF and current is induced in secondary coil due to changing magnetic field produced by primary coil when primary coil is connected to current bearing circuit। current bearing circuit, ठीक है भाई, हमें समझ आ गई बात। ये सेकेंडरी का फ्लक्स करंट इन प्राइमरी पे डिपेंड करता है और वो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट उनके लूप, नंबर ऑफ टर्न्स, लूप्स, रेडियसेस, डायमेंशंस, उनके बीच की दूरियां, ओरिएंटेशन, इस पर डिपेंड करता है। और फाई और आई पे डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ सेटअप। वो जो दो लूप्स का सेटअप है ना, उस पर डिपेंड करता है। बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन सेटअप। ओके, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। बोलिए याद है, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। प्राइमरी से बी प्राइमरी, बी प्राइमरी से बी सेकेंडरी, फाई सेकेंडरी, ईएमएफ इंड्यूस्ड आई सेकेंडरी। अरे हाँ सर, देखो सीक्वेंस समझो, आई प्राइमरी भाग उससे बी में प्राइमरी में आया, बी प्राइमरी से बी सेकेंडरी में गया, बी सेकेंडरी से फाई सेकेंडरी में आया और फाई सेकेंडरी से ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ। ये कब हुआ? जब आई प्राइमरी चेंज हुआ। आई प्राइमरी चेंज हुआ तो मेथोडोलॉजी जोड़ सकते हो। आई प्राइमरी अगर चेंज हुआ तो बी प्राइमरी चेंज हुआ, उसकी वजह से बी सेकेंडरी चेंज हुआ, बिल्कुल सही। उसकी वजह से फाई सेकेंडरी चेंज हुआ, बिल्कुल सही। उसकी वजह से ईएमएफ चेंज हुआ, अरे हाँ सर। और आई प्रोड्यूस हुआ, अरे हाँ सर। आई सेकेंडरी हम लिख सकते हैं ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन रेजिस्टेंस इन सेकेंडरी कॉइल। आर मतलब रेजिस्टेंस, आरएसएस लिखो, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल। जो हमने पढ़ा वही है, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल। ओहो, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। ओहो, क्लियर? अरे पक्की बात, अरे सोच लो। हाँ सर, क्लियर सर, सही लगा सर, बढ़िया लगा सर, बात समझ आ रही है। जो हमने बोला वही निकाल, तो चाहो तो इसे बना के लिख लो, उसी की जगह बनाने की जरूरत नहीं। ये कहानी हुई अभी, क्योंकि आई प्राइमरी को चेंज करोगे तो फ्लक्स इन प्राइमरी को चेंज होगा, फ्लक्स इन प्राइमरी को चेंज होगा तो फ्लक्स इन सेकेंडरी को चेंज होगा, फ्लक्स इन सेकेंडरी को चेंज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी को आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी को आएगा तो भैया सेकेंडरी कॉइल का करंट आएगा। ये प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी कॉइल का करंट आ गया। अरे हाँ सर, सेकेंडरी कॉइल का करंट चेंज होगा, ये गारंटी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो सिचुएशन मैच बताएगी। अच्छी बात सर, बात तो आपकी समझ आ रही है, अच्छा भी लग रहा है, जोरदार, शानदार, जबरदस्त। ओके सर, समझ आ गया। अब तुम ध्यान देखो, अपने करना क्या है। मैं आपको सवाल के थ्रू आपको इस कहानी को समझाता हूं। देखो, मान लीजिए आपको बोला जाए कि एक है ना, दो कॉइल हैं, ठीक, दो कॉइल हैं, समझो। अब देखना, इस वाली कॉइल में, बड़ी वाली कॉइल में, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान समझो कि दो कॉइल हैं, आपको पता है i1 i1 दिया जाता है। ऐसे पहले बात समझे प्रोसीजर को। आपको कॉइल दी, बड़ी कॉइल जिसका रेडियस r है, एक छोटी कॉइल जिसका रेडियस a है, बोला गया a लेस देन r है, इसमें टर्न n2 इसमें टर्न n1 है, बोलो क्लियर? अच्छा, बस इतना बोला गया कि आपको टू कॉइल्स हैविंग दिस आर केप्ट डिस्टेंस अपार्ट, फाइंड द मैग्नेटिक फ्लक्स फाइव टू स्मॉल कॉइल टू द करंट इन द बिगर कॉइल। याद करो, ये वाला सवाल आप कर चुके हो। हाँ सर, कर तो चुके हैं सर। अगर मैं इस वाली कॉइल में, पहले एक सवाल के ऊपर समझते हैं। अगर मैं बड़ी वाली कॉइल में करंट पाऊं i1 के, सेकेंडरी पे अपन
ए लेस लेस देन आर का ये मतलब है कि भाई, अरे बोलो भाई, ए लेस लेस देन आर का यह मतलब है कि क्या मतलब है कि जो फ्लक्स जो भी आएगा बड़ी कॉइल की वजह से छोटी कॉइल में कांस्टेंट रहेगा। अच्छी बात। अब ध्यान समझो, अगर तुम बहुत ध्यान से समझो तो इसको ऐसे लिखो, क्या समझे, इसमें से करंट की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक कितनी है इधर, और वो भी कितनी, ध्यान से देखो, म्यू नॉट n1 i, म्यू नॉट i r स्क्वायर, म्यू नॉट n1 i 1 r स्क्वायर बाई ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की पावर 3/2। यस और नो? यस सर। तो 2 के अंदर फ्लक्स कितना है, 2 के अंदर फ्लक्स इनटू कितना है, फ्लक्स इनटू आया b इनटू इसका एरिया पाई a स्क्वायर इनटू n2। यस और नो? अरे यस और नो? यस सर। इस बात तुम कर चुके हो, नई बात बता रहा हूं, तो तुम्हें कहां समझ में आने लगी। फ्लक्स इनटू इक्वल टू b की वैल्यू म्यू नॉट n1 r स्क्वायर n2 म्यू नॉट n1 r स्क्वायर n2 पाई a स्क्वायर i1 बाई ट्वाइस ऑफ r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर की पावर 3/2। तुम ध्यान से देखो तो phi2 बाई i1 इज नथिंग बट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम। और ये हाँ, और ध्यान से देखो, ये 5 और i दोनों पर डिपेंड करेगी, डायमेंशंस, नंबर ऑफ टर्न्स, उनको कैसे रखा गया है, इस सब बात पर डिपेंड करेगी। देखो, अरे हाँ, तो सोचो क्या ये इस सिस्टम की म्यूचुअल इंडक्टेंस बन गई, क्या बन गई, हमसे पूछा नहीं म्यूचुअल इंडक्टेंस। पर एक बात बताओ, तुमने यही तो सवाल सॉल्व करा था बी वाला पहले, अरे करा था कि नहीं करा था? हाँ सर, ये तुमने सवाल कर चुके हो ना, इसी का म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलेंगे अभी। अच्छा, अब तो सोच, अगर तुझे सेटअप में म्यूचुअल इंडक्टेंस पता होती, मान लो 5 हेनरी, तो तुझे पता होगा इसमें करंट अगर 2 एम्पीयर बहेगा तो यहाँ कितना बहेगा, 5 एम्पीयर है तो ये इसमें 2 बहेगा करंट, तो ये इसमें 10 फ्लक्स आएगा। अरे हाँ सर, जैसे करंट की रेट चेंज होगी 2 एम्पीयर पर सेकंड होगी, तो वहां पे भैया इंड्यूस ईएमएफ आएगा 5 × 2 10 वोल्ट। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, बोलो भैया क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, ये बात तो। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बोलूं तो इस सवाल में अगर मैं ऐसे फ्लक्स नहीं पूछता, मैं आपसे सेटअप की ये मैं सवाल क्या था, सुनो, अगर सवाल ऐसा होता, कैसा, ध्यान समझना कि भैया ऐसे रिंग है, r रेडियस है, n1 टर्न्स है, इससे d दूरी पर एक और रिंग है, रेडियस a है, a लेस लेस देन r है, इसमें टर्न्स n2 है, इसका m बताइए। ये आपसे पूछा जाता, सिर्फ भाई करना लिया, बोला m बताइए, ये सवाल भी आ सकता, सवाल तो यही था। तो मैं पहली स्टेप अपने लिए क्या फंसती, पहली स्टेप अपने लिए क्या फंसती, अपने लिए पहली स्टेप ये फंसती कि करंट किसमें माने भैया, इसमें करंट दिया था इसलिए फ्लक्स निकालना पड़ता भैया। मतलब पहली स्टेप होती है प्राइमरी कॉइल किसको माने। अच्छा, फिर एक सवाल आया, क्या सर प्राइमरी कॉइल किसी को भी मान सकते हैं? हाँ, क्या मैं तुम्हें कहानी समझाता हूं, समझो। मान लो ये 1 लूप है और ये 2 लूप है। अच्छा, अगर ये 1 लूप है और ये 2 लूप है, ध्यान से समझिए, अपना आंसर तो आ गया, ध्यान से देखो, मैं आपको बताता हूं, ये आ गया b, ये अपना फ्लक्स आ गया, इसमें से कोई खास बात नहीं। अब ध्यान से समझना, कोफिशिएंट समझना, 5 b अपना आ गया, चेक मैं समझाता हूं, चेक। अब मान लो कि ये 1 लूप है, ये 2 लूप है, ये अपने थोड़ा सा कलर चेंज कर देना, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये 1 लूप है और ये 2 लूप है, ठीक सर। अब तुम ध्यान से देखो कि अगर मैं करंट 1 में बहाऊं, ये बात सच्चाई होती है, ध्यान सुनना, कि अगर मैं करंट 1 में बहाऊं तो क्या m 2 1 × i1, मतलब 2 1 का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अच्छा, तो फ्लक्स इन 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, एंड फ्लक्स इन, अगर मैं 2 लेकर बहाऊं तो क्या फ्लक्स इन 1 इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 × i2। रेसिप्रोकेटिंग थ्योरम आपको याद, बेसिकली m12 या m21, बेसिकली इसमें करंट फ्लक्स निकालो, इसमें करंट फ्लक्स निकालो। हमने क्या पाया कि जो m आता है वो सेम होता है, क्यों? क्योंकि लॉजिकली वो 5 लाइन पे डिपेंड नहीं करता था, वो तो ये सिस्टम पे डिपेंड करता है, सेटअप पे। अरे हां, तो वैसे तो तुम्हें याद रखना है कि रेसिप्रोकेटरी थ्योरम क्या कहती है, m21 = m12 = m। ओहो कहानी को समझने का प्रयास करो। क्या कहा मैंने? 1 और 2 लूप्स हैं, इनमें म्यूचुअल इंडक्टेंस होना है, इनके डायमेंशन आप इसमें बात तो फ्लक्स देखो, इसमें करंट बात इसमें फ्लक्स देखो, दोनों का थोड़ी म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो सेम आएगा, क्योंकि डायमेंशन डिपेंड करता है। तो m पे नहीं पता, तो सेटअप का कभी म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया होगा ना, तो इसमें करंट बात इसमें चेंज कर दो, इसमें चेंज कर दो, इसमें चेंज करो, इसमें दिखा सकते हो। ये खूबसूरत बात है। ऐसा नहीं कि इफ यू चेंज द लूप इन व्हिच वी आर गोइंग द सर्किट, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम विल चेंज, फिर तो उसका सिग्निफिकेंस बचता ही नहीं ना। और ये हां, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम है, बिकॉज़ इट डिपेंड्स ऑन सेटअप, बिकॉज़ इट डिपेंड्स ऑन सेटअप। ओह, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है और जबरदस्त है, बोलो क्लियर। अरे बाकी बात, अरे सोच लो। अब मैं तुमको कहानी सुनाता हूं कि प्राइमरी कॉइल कौन मानते हो, इससे म्यूचुअल इंडक्टेंस को करनी पड़ेगा, यानी प्राइमरी कॉइल कोई भी मान सकते हैं, क्योंकि जब सेटअप का पूछा होगा इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस बताइए, तो आपको ये तो पता ही नहीं होगा कि प्राइमरी कॉइल, आपको चूज करना होगा प्राइमरी कौन है। हाँ, प्राइमरी कोई भी मान सकते हैं, उससे म्यूचुअल इंडक्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हम पहले से जानते हैं रेसिप्रोकेटरी थ्योरम से। किससे जानते हैं? रेसिप्रोकेटरी थ्योरम से। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, बोलो क्लियर। अरे सोच लो। हाँ सर, ये बात तो सही है सर, आपको अच्छा लग रहा है रेसिप्रोकेटरी थ्योरम के हिसाब से, ये बिल्कुल सही जा रहा है, बिकॉज़ इट डिपेंड्स ऑन सेटअप। ओके, अब क्या करें, अब सुने। ओके सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, ये बात समझ आ गई। तो अपनी पहली स्टेप क्या होनी चाहिए? हाउ टू चूज प्राइमरी कॉइल? क्या वी कैन चूज एनी ऑफ द लूप एज अ प्राइमरी कॉइल? यस। तो व्हेन देयर विल गिव यू द सेटअप ऑफ 2 लूप्स और 2 सिस्टम्स व्हिच इज अ सेटअप, एंड दे विल आस्क यू अ म्यूचुअल इंडक्टेंस, देन फर्स्ट थिंग व्हिच यू नीड टू आंसर इज व्हिच लूप यू शुड चूज एज अ प्राइमरी कॉइल। ओके, अब तो प्राइमरी कॉइल सर इसको भी मानो नहीं, प्राइमरी कॉइल ऐसे मानो कि सेकेंडरी में फ्लक्स निकालना आसान है, तो इसमें अगर बड़ी लूप को मानो सेकेंडरी में फ्लक्स निकाल पाओ। सोचो अगर छोटे में करंट मान लो तो बड़े में फ्लक्स निकाल पाओगे, उसमें भी यही कर जाएगा। और हां, मैं क्या इम्पॉसिबल टास्क है, पर क्या कहानी बहुत टफ हो जाएगी? हां सर, बहुत टफ हो जाएगी। बात तो सर आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बात सर। हाँ सर, बिल्कुल सही सर, यानी कि फर्स्ट स्टेप इज टू चूज प्राइमरी कॉइल। तो स्टार मार्क करके क्या ये कहानी लो, इस नीचे को स्टार मार्क करके चूज प्राइमरी कॉइल such that it is easy, ये दिमाग लगाना इसलिए, ये दिमाग वाला स्टेप होता है, it is easy to calculate flux in secondary coil। तो सोचो अगर आपको पूछे व्हाट इज स्टेप टू कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप है चूज प्राइमरी कॉइल such that it is easy to calculate flux in secondary coil। आप ऐसा बोल सकते हो स्टेप्स टू कैलकुलेट m। पहली स्टेप क्या है? चूज प्राइमरी कॉइल such that it is easy to calculate flux in secondary coil। सेकंड स्टेप क्या है?
म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल अपॉन करंट इन प्राइमरी कॉइल। मैं स्टेप्स और भी बना सकता हूं, टाइम पास नहीं करता हूं, ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि सबसे मैं ऐसे ग्राफ लिखी हुई होती है, कैसे समझे? यू नाउ अज्यूम करंट इन प्राइमरी कॉइल, नाउ सेकंड थर्ड स्टेप, नाउ कैलकुलेट फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। इसको भी और बोल सकते हैं, नाउ कैलकुलेट फ्लक्स इन वन लूप ऑफ सेकेंडरी कॉइल, नाउ मल्टीप्लाई इट बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, नाउ यू विल गेट फ्लक्स टोटल इन सेकेंडरी कॉइल, नाउ टेक रेशियो ऑफ दिस। तो मैंने अपनी सारी फालतू स्टेप को हटा के काम की बातें बता रहा हूं। क्या बोलवा दिया है? अरे सोच लो। हां सर, अभी आगे सवाल आएंगे तो और पता ही सवाल करे हुए आप। अब तो बड़ा लूप भी होता तो तुम्हें पता होना चाहिए कि बड़े लूप में अगर करंट मालूम हो तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स निकालना आसान होगा, सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स निकालना आसान होगा, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, बोल है। अरे पक्की बात? अरे गारंटीड? हां सर, हां सर, बिल्कुल सही है सर, बढ़िया है सर, शानदार है सर, अच्छा है सर, जबरदस्त है सर। अरे पक्की बात? अरे गारंटीड? तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आंसर आगे सब अपन जानते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करती है, ये भी अपन जानते हैं, डायमेंशन ऑफ द कॉइल्स, ये बता चुके हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बिटवीन द कॉइल्स, डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स, परमेबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल, ये पहले भी बात कर चुके हैं, कोरिलेशन ऑफ द कॉइल्स। परमेबिलिटी याद है? दूसरा म्यू नॉट की जगह म्यू आर लिखते थे, वो वाली बात। हालांकि हमारी ज्यादा आती नहीं है, ज्यादा आती नहीं है, पर ठीक है, पता होना चाहिए आपको। बोल क्लियर है क्या? ये बात लिख चुके हैं, चाहो तो एक बार लिख लो, तुम्हारी इच्छा है। मैं वापस बैठ जाता हूं, अपनी कहानी पे आता हूं। बोल क्लियर? अरे सोच लो। हां सर, लो आ जाओ। तो कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस अपने कहानी सुनी, M12 इक्वल टू M21 इज नोन एज रेसिप्रोसिटी थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। मैंने स्पेलिंग गलती की है, स्पेलिंग से करना भैया। अरे पक्का? हां, उसे M के बराबर लिख के बात करते हैं, ये अपन जान गए, समझ गए, अच्छा लगा, शानदार, जबरदस्त। ओके, आ जाओ, देखो, लो भैया, बहुत बढ़िया। इंड्यूस्ड ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल अपने को समझ आता है, E इज इक्वल टू माइनस MdIP/dt, अपन पहले भी लिख चुके हैं, इसमें कौन सी खास बात है? आप देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना, प्रोसीजर टू कैलकुलेट म्यूचुअल इंडक्टेंस जो बोला वही आएगा। अज्यूम प्राइमरी कॉइल, अज्यूम IP इन प्राइमरी कॉइल, कैलकुलेट फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल, कैलकुलेट phi s by IP, प्राइमरी कॉइल इज अज्यूम सच दैट इट बिकम्स ईजियर टू कैलकुलेट फ्लक्स इन सेकेंडरी कॉइल। समझ चुके हैं, इसमें रिवीजन कर रहे हैं। अरे हां सर, फालतू स्टेप हटा दीजिए इसीलिए। अरे हां, सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं, ऐसा कभी दिख जाए, डरना नहीं उससे, सिंपल क्लैरिटी होनी चाहिए। मेन बात तो ये है कि सवाल होने चाहिए, उसे सवाल भी आप पहले इसके कर चुके हो, ज्यादा डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हां सर, सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है, चलो आ जाओ, सवाल करते हैं। एक लूप है, दो लूप सेटअप दिया गया, आप देखना ध्यान से, समझ लीजिए। लूप ऑफ रेडियस r and n नंबर्स, ये वाला लूप का रेडियस r मान लो, ओके, इसके नंबर ऑफ टर्न्स n मान लो, ओके, ऑन द एक्सिस ऑफ अ सॉलिड ऑफ लेंथ l एंड r, ये लो भैया, ये लेंथ l दे रखी है, ओके, इसका रेडियस r दे रखा है, हैविंग n टर्न्स, n टर्न्स दे रखे हैं, टर्न्स ऑफ पर यूनिट लेंथ, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये दे रखा है। अब समझो, फाइंड द म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर द सिस्टम। अब बात है, एक बड़ा लूप है, एक छोटा लूप है, और हां, अच्छा, अपन ये बात लिख सकते हैं कि कंसीडर सोलेनॉइड एज आइडियल। ये n टर्न्स का लूप है, बड़ा लूप, इसको आप स्टेप ऑफ मान सकते हो, रिंग टाइप भी मान सकते हो आप। अच्छा सवाल, अब पहले स्टेप, प्राइमरी कॉइल कौन ले? दिमाग लगाना पड़ेगा, बोलो प्राइमरी कॉइल कौन ले? ये लूप, ये वाला, बोलो प्राइमरी कॉइल कौन ले? बोलो, अरे बोलो भाई, प्राइमरी कॉइल कौन ले? अरे हाँ, अंदर वाला सॉलिड ले कि बाहर वाला बड़ी रिंग ले? बोलो, प्राइमरी कॉइल वो होनी चाहिए जिसकी वजह से, अच्छा आप जो बाहर वाली जो बाहर वाला सॉलिड मारा है, आइडिया मान सकते हो, याद रखना, और बाहर वाली रिंग से ऐसा समझो आप, एन टर्न्स की। अच्छा ठीक है ना? और पतला ये समझ लो कि आप समझते हो, जो आपका ये जो रिंग है ना, ये जो आपकी रिंग्स हैं, ये एन टर्न्स दिए गए, ये पतली है, ये बहुत पतली नहीं, मान लो 10 मीटर है तो ये एकदम 5-10 सेंटीमीटर, ऐसा आप मान सकते हो। चलो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। अब बताओ कौन है प्राइमरी कॉइल? ऐसा सिस्टम बनाए कि प्राइमरी कॉइल मानने से जिसमें करंट बाहर है तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स निकालना आसान हो। बोलो भाई, अरे सोचो भाई, अरे हाँ भाई, अच्छा सर, समझ आया सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। बोलो, बोलो भाई, पता है प्राइमरी कॉइल कौन मानेंगे? इसको मानेंगे प्राइमरी कॉइल। क्यों बताता हूँ? प्राइमरी कॉइल अगर इसको मानेंगे तो हमें ये पता पड़ेगा, मान लीजिए इसमें करंट बाहर IP, तो सोचो इसके अंदर की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, वो कांस्टेंट होगी, आइडियल है ना? अरे हाँ, V कितना होगा? म्यू नॉट Ni। ओ माय गॉड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है जो बाहर वाली रिंग के फायदे में देखो, वो देखो साइड व्यू, देखो ऐसे बड़ी रिंग और ये अंदर सोलेनॉइड, तो देखो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड अंदर मिलेगी। आइडियल सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट Ni होती है, इसका रेडियस हमने बड़ा R दे रखा है। अरे हाँ, सोचो इसमें फ्लक्स निकालना है, तो देखो फ्लक्स क्या होगा, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना, फ्लक्स होगा N इनटू मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट Ni, और N इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट NIP, बिल्कुल सही, मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NIP, लिखते हैं म्यू नॉट NIP इनटू एरिया, और सोचो एरिया पाई R स्क्वायर, ये पाई छोटा R स्क्वायर। बोलो फ्लक्स बड़े वाले R में निकालना है, कभी मत बोलना, बताओ कैसे एरिया छोटा पाई R स्क्वायर, एरिया में क्या लिखूं? बोलो, छोटा पाई R स्क्वायर कि बड़ा पाई R स्क्वायर? छोटा पाई R स्क्वायर। सोचो क्यों छोटा? सोचो इनटू n तो नंबर ऑफ टर्न्स है, वो तो आएंगे। अरे हाँ, छोटा r क्यों? बोलो, b into n is area in the loop, 90%। आइडिया सॉलिड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? 0। अरे हाँ सर, बस अब तो क्या था, रेशियो ले लो, sin सेकेंडरी अपॉन IP, यानी कि आंसर आया म्यू नॉट छोटा n पाई r स्क्वायर, छोटा n पाई r स्क्वायर n। ओहो, ये अपनी क्या गई? म्यूचुअल इंडक्टेंस। देखो दो सवाल कर दिया, एक पहले बड़ी रिंग है, दूसरी एक्सिस पे एक ये वाला। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। बुलाया क्या? अरे बुलाया क्या? अरे सोच लो। हाँ सर, म्यू नॉट n पाई r स्क्वायर n, क्लैरिटी है सर, समझ आया सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर। तो मैं कहना सवाल आप कर चुके हो, एक और एक तरह का सवाल कराता हूं, देखो तो समझ आया? प्राइमरी कॉइल मानिए। अच्छा अब देखो, मान लीजिए कि एक ये वायर है, इसमें बताइए रखा है करंट है, और उसके पास में एक लूप ले लिया, इस वायर और इस स्क्वायर लूप का म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा गया। तो वायर का लूप हुआ सर, स्क्वायर पता कैसे माना गया? इनफाइनाइट वायर, पता कैसा माना जाए? इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट पे वायर जाओ, इनफिनिटी तक, इनफिनिटी पे आओगे, फिर इनफिनिटी पे आओगे, तो सिग्निफिकेंस सिर्फ वायर की रही होगी। अरे हाँ सर, सिग्निफिकेंस सिर्फ इस वायर की ही रही होगी, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, इसलिए वायर और लिया गया। अब बताओ इन दोनों में प्राइमरी कॉइल कौन मानेंगे? वायर की लूप। अरे हाँ सर, वायर को मानेंगे, क्योंकि वायर को मानकर लूप में अपन फ्लक्स निकाल सकते हैं।
वो मैं सिखा चुका हूं तुमको, याद करो कैसे, x पे जाके dx, x पे जाके dx, याद करो फ्लक्स छोटा सा d फाई होगा, ओ हो म्यू नॉट ip बाई 2 पाई x ओ b इनटू एरिया दैट इज l dx इनटू नंबर ऑफ टर्न्स n, और यहां या 5 सेकंड टोटल इंटीग्रेट कर लें, म्यू नॉट l n बाई 2 पाई dx बाई x इंटीग्रेशन x की वैल्यू a से लेकर a प्लस l, ऐसी बातें पहले भी कर चुका हूं इसलिए धीरे तेज बोल रहा हूं, 2 पाई ln ऑफ a प्लस l बाई a, फ्लक्स आ गया इन सेकेंडरी कॉइल, ओहो आईपी तो अपना चल ही रहा है साथ में, बस अब आईपी को नीचे ले आए तो क्या यही अपना म्यू नॉट l n बाई 2 पाई ln ऑफ a प्लस l बाई a, क्या यही अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम है? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, बोलिए। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस पुराने जैसे सवालों जैसा है कि नहीं, उसका नाम ही बदल दिया गया, बहुत दो चार घंटे का सवाल करा दिया ताकि आपको क्लैरिटी रहे, और वो चैप्टर खत्म हो गया, इसमें कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट चालू करेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट, हाँ ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट भी पढ़ सकते हैं, करंट भी पढ़ सकते हैं, छोटी छोटी चीजें जो बाकी उनको पढ़ लेते हैं, जैसे अपन बात करें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस समझिए सिखाने पे बिल्कुल दिया है, छोटी बात करें तो देखो बोलिए, चलो भाई छोटी बात करें तो देखो सीरीज इंटरवल कॉम्बिनेशन, छोटी बात बताओ, जैसे आपको सीरीज इंटरवल कॉम्बिनेशन इंडक्टर और इंडक्टर में हो सकता है, रिलेशन अपन याद समझे, पहली बात में याद रखें, तो सीरीज इंटरवल कॉम्बिनेशन होते हैं, ध्यान से समझो, बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे रेजिस्टर जैसे होता है, अपना सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो इक्वल टू एलिक्वेंट होगा, एलिक्वेंट अपना सिंपली होगा, एलिक्वेंट होगा L1 L2, तुम तो ऐसा याद रखो कि अगर सीरीज और पैरेलल रिलेशन जो ज्यादा नहीं आते हैं, क्योंकि रियलिटी में थोड़े ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड आप सिंपल लिखिए, बिना कॉम्प्लिकेशन के मानोगे तो आंसर आता है, पर कॉम्प्लिकेशन के साथ मानोगे तो थोड़ा और बड़ा हो जाता है, तो थोड़ी सी चर्चा करूंगा, बाकी आपको याद रखना है, इसके बिना कॉम्प्लिकेशन के सीरीज पैरेलल रिलेशन कैसे होते हैं, इसके बिना कॉम्प्लिकेशन के सीरीज पैरेलल रिलेशन होते हैं सिंपल रजिस्टर जैसे, कैसे होते हैं रजिस्टर जैसे L1 L2, ऐसे अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें ध्यान से देखें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जैसे कि अपना किसमें होता है रजिस्टर में, तो फिर से अपन लिखेंगे एलिक्वेंट कितना 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, बोल दिया क्या? अरे सोच लो, हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है सर, बिल्कुल सही है सर, एकदम क्लियर सर, L1 L2 क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस वाली कहानी, अरे हाँ सर, ओहो मुझे एल निकाल देता है सेल्फ इंडक्टेंस, अरे हाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस, अरे हाँ बात आपकी सही है सर, वेरी गुड। आपका सर के पास सीरीज पैरेलल रिलेशंस विदाउट एनी यू कैन से कॉम्प्लिकेशन इज सिंपल एज दैट ऑफ रेशियोस, कॉम्प्लिकेशन क्या है एक्चुअली इसमें क्या है ना, किसी पढ़ाई का आगे करी जाए तो आपको समझ में आएगा कि मैं थोड़ा सा बताता हूं, हालांकि मैच चालू हो गया है, फिर भी मैं थोड़ी बात तुम्हें बता देता हूं, देखो सुनो थोड़ा सा बता दो एक्स्ट्रा, चल सुनो, एक्चुअली क्या होता है कि जो हमने रिलेशन लिखे ना, ये ऐसा समझो कि सीरीज का अपन ने क्या लिखा, आप ऐसा समझो सीरीज का अपन ने लिखा L इक्वल टू L1 प्लस L2, और अपन ने पैरेलल का क्या लिखा, पैरेलल का अपन ने लिखा 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2, बोलो क्लियर, ऐसा समझो ये होल्ड करते हैं, ये होल्ड करते हैं जब हम ये मानते हैं कि, ये होल्ड करते हैं जब हम ये मानते हैं कि एक दूसरे जब ऐसे आपने दो सीरीज में ली, अरे हाँ तो इसमें फ्लक्स जुड़ जाएगा ना, ये 1 और ये 2 है, तो 1 से फ्लक्स जुड़ जाएगा, 2 इंपैक्ट नहीं करेगा, पर प्रैक्टिकली तो करता है ना, तो ये होल्ड करते हैं जब हम ये मानते हैं कि एक दूसरे के फ्लक्स का कोई फर्क नहीं है, मतलब आप समझो ध्यान से, 1 और 2 जब दो इंडक्टेंस यानी दो इंडक्टेंस होंगे, तो जब एक पैरेलल में आएगा दूसरे में आएगा, दूसरे में आएगा, एक दूसरे फ्लक्स में एक दूसरे इंपैक्ट हो सकता है, तो प्रैक्टिकली होता भी, हम ये मानते हैं रिलेशन में कि कोई इंपैक्ट नहीं है, तभी रिलेशन होल्ड करते हैं। मान लीजिए मैं थोड़ा सा बताऊं, ये सीरीज कनेक्शन जैसे आप समझो, ये ऐसे टक 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 टिक टक 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 टक, ऐसे समझो L1 L2 तो आपकी इंडक्टर्स है, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस भी तो है, तो पता है कोई भी दो रिंग के दो लूप्स जिनकी खुद ही सेल्फ इंडक्टेंस भी और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी, उनको पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस में क्या रिलेशन होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इक्वल टू K रूट L1 L2, ऐसे घटाने के लिए बता रहा हूं, इसे बोलते हैं कपलिंग कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं स्टाइल मान के बता रहा हूं, कपलिंग कोफिशिएंट हमारे लिए कोई फ्लक्स लॉस नहीं मानेंगे, मतलब हम ये मानेंगे कि जितना फ्लक्स 1 में आया उतना ही 2 से गुजर गया, इसी कहानी आपको थोड़ी बात समझ आएगी जब आप ट्रांसफार्मर पढ़ोगे, किसमें ट्रांसफार्मर पढ़ोगे, हाँ एसी में, तो थोड़ी सी बात करेंगे, हमारे लिए कोई फ्लक्स लॉस नहीं मानेंगे तो K की वैल्यू 1 होगी, मतलब M की वैल्यू रूट L1 L2, ये रिलेशन थोड़ा सा याद कर लो, वैसे रियलिटी में ये रिलेशन होता है, ध्यान से दो का लूप है तो ये सेल्फ इंडक्टेंस भी है, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी है, अरे हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बात आपकी बिल्कुल सही, तो M बराबर रूट L1 L2 कहां से आया, क्या है कोई याद नहीं, कभी आ जाए तो याद रख लो, कभी आ जाए तो याद रख लो, वैसे आने की सिस्टम है, पर आ जाए तो याद रख लो, रूट से कोई लेना नहीं है, ऐसे तो मैंने पता नहीं जा सकता है, अपने आप में बहुत बड़ी इंजीनियरिंग है, अच्छा हाँ सर, जो आपके ट्रांसफार्मर्स बनते हैं वैसे लूप्स होते हैं, वाइंडिंग्स होती है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस और केस बहुत बड़े रिलेशंस होते हैं, तो थोड़ी सी बात और बताता हूं, जैसे मान लो आप सीरीज में लो, सीरीज विद कंसीडरेशन ऑफ फ्लक्स, जैसे मैं आपको बताता हूं, ऐसे आपका ये है टक 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 टक, ऐसे समझो L1 ये L2 और इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस M, तो फिर इक्विवेलेंट बनेगा, उसका पता रिलेशन क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M, अगर इस कंसीडरेशन में कर लो, ये क्या हुआ प्लस माइनस 2M, मैं बोल सकते हैं L2, अच्छा ये कहां से आया सर, कहां से आया बोलने नहीं तुम्हें, थोड़ा सा याद रखो, जैसे एक्स्ट्रा में लगा प्रायोगिक भी आ सकता है, वो इसलिए याद समझो L इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M, अच्छा प्लस कैसे माइनस कैसे समझने का प्रयास करें, जैसे मान लो कि प्लस कब, जब जैसे मान लो पहले लूप से घुसा और ऐसे घुमा, इधर से निकला मेरी तरफ से, तो ऐसे क्लॉकवाइज घूम, और जब करंट दूसरे वाले लूप में भी तब क्लॉकवाइज घूम, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, और हां सर सोचो ऐसे इधर से चलो और इधर से देखने पर ऐसे तो मैं समझाता हूं, ध्यान से चलिए बताना, थोड़ा बताने का प्रयास करता हूं, हालांकि थोड़ी सी मैं बाबू को कोई बात नहीं हो जाता हूं, मान लो इधर से चलिए अपन ऐसे समझो कि इसमें अपन घूमे क्लॉकवाइज और इसमें भी करंट घूमे क्लॉकवाइज, इधर से देखने पर मतलब सेम सेंस ऑफ करंट, अरे हाँ तो L इक्वल कितना होगा L1 प्लस L2 प्लस 2M, अच्छा अगर आप इधर से देखें और सेंस इज अपोजिट ऑफ करंट, ओहो तो L इक्वल होगा L1 प्लस L2 माइनस 2M, और M की वैल्यू कितनी है रूट L1 L2, अरे हाँ बात तो सर आपको कुछ समझ आ रही है, याद है जो बोल रहा हूं, वैसे प्राइम कर लो, कैसे क्या करते हैं बिल्कुल से सेम सेंस है, प्लस होगा वैसे ऐसे अरे हाँ तो माइनस होगा, क्या मेरी बात याद रखोगे, इसमें थोड़ा टफ भी बता सकता हूं मैं आपको,
आपको इसमें पैरेलल बीबीएस रिलेशंस होते हैं, मतलब नहीं तब होता है। बोल लिया है? नहीं पढ़ लो तो नहीं आएगा, वो बहुत कम चांसेस है। ये भी आने चांसेस बहुत कम है, बट मैंने पढ़ा दिया ताकि आपको कोई गड़बड़ ना हो। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर क्लियर है सर, बढ़िया लगा सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजेदार सर। अरे पक्की बात। हाँ सर बिल्कुल पक्की बात सर, बढ़िया लगा सर, शानदार सर, वाह सर। अब क्या करें सर? कुछ मत करो, सुनते चलो क्या हो गया खत्म। ये तो थोड़ा मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दिया था, बाकी म्यूचुअल अटेंडेंस, सेल्फ अटेंडेंस, ये वो बहुत सारी कहानी आपको पढ़ाई होती है। अरे सोच लो। हाँ सर अब हम नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसे हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी। ओहो ये एसी वाला नहीं है, कंडीशनिंग वाला। ये ऑल्टरनेटिंग करंट है जो सप्लाई हमारे घर में आती है। प्रैक्टिकली वो ईएमआई की एक सवाल को बढ़ा करके पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बनने वाली लाइट उसी प्रोसीजर से बनती है। मैंने ईएमआई के बीच में एक घूमते हुए लूप जो मैग्नेटिक में घूमता है, तो एक साइनसॉइडल वेव के करंट बनाता है, उसको एसी कहा जाता है। और हमारे घरों में आता है, बहुत सारे तरीके से बनाया जाता है। और वो जब तक भले मैं आपको कुछ लेक्चर में खत्म कर दूंगा, उसकी पढ़ाई को बहुत ज्यादा करी जाती है ट्रांसमिशन के नाम पे, क्योंकि हमारे जीवन का वो एक अमूल्य सत्य है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे सर एवरीवन, अरे सोच लो। हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, बोलिए यहाँ तक। हाँ सर तो नए प्रश्न से नया अध्याय शुरुआत करते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट। ओहो क्या शुरुआत करते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, चलो शुरुआत करते हैं। पहले हमारे घर में सप्लाई आई ना, वो सब, ये पंखा, लाइट, टीवी, फ्रिज, स्कूटर, स्कूटर नहीं आने लगे, स्कूटर भी इलेक्ट्रिक आने लगे। अपने एसी जितनी भी घर में हमारी चल रही है, ये सब एसी से चल रही है। ऑल्टरनेटिंग करंट से हमारे घर में सप्लाई आ रही है, जिससे आपके घर में बिजली आती है, बिजली का बिल भरते हो। अरे भरते हो कि नहीं भरते हो बिल, या बिल नहीं आता तुम्हारे यहाँ? अरे आता है ना बिल तो? सर आता तो है, पापा बोलते होंगे भैया गीजर कम चलाओ, भैया एसी कम चलाओ, लाइट का ध्यान रखा करो, डिशेज और लाइट नहीं करनी है। अच्छा हाँ सर तुम्हारे घर में जो भी चीजें आ रही है वो सब किससे चल रही है? ऑल्टरनेटिंग सप्लाई से। ये क्यों दिखाया इसका कारण मैं भी आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझो, स्लो मोशन में। कि अगर आप ना बहुत स्लो करो, ये जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है, ये आपका नॉर्मल प्रोसीजर है। ओके सर, ये आपका नॉर्मल प्रोसीजर, बढ़िया पंखा तेज चल रहा है, लाइट नहीं दिख रही। अब बहुत कभी तुमने देखा ना, तो कैमरे से अपन करते हैं, लाइट फ्लिक करती नजर आती है, उसको बहुत स्लो मोशन में कर लूंगा तो फ्लिक करती नजर आएगी। क्यों? आपको भी समझ में आएगा, काफी स्लो करने का आता है, वैसे एकदम से नहीं नजर, वो इससे बता रहा है कैसे क्यों होता है, आपको समझ में आएगा भी समय के साथ। पहले समझो ऐसा हो सकता है कि आप स्लो मोशन में देखें, पंखा वैसे दिखेगा, लाइट वैसे दिख सकती है, जैसे इसमें बताया गया, काफी स्लो मोशन में। ये सिद्ध करता है लाइट कैसे फ्लिक करना, कि ऑल्टरनेटिंग सप्लाई आ रही है, करंट कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा, कभी जीरो भी होता है। पर मैं नॉर्मल लाइट में ऐसा नहीं दिख रहा, लाइट आ रही है ऐसा नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि बहुत रफ्तार में बदलती है, इतनी रफ्तार में बदलती है कि हम उस बदलाव को समझ नहीं पाते। पहले उस वीडियो को, उस चीज को बहुत स्लो मोशन में देखा जाए तो हमें बदलाव नजर आएगा। ये इसने इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। अच्छा सर खैर, हम समझे हमारे ऑल्टरनेटिंग सोर्स का बेसिक फंडा कहां से था। याद करो ईएमआई में हमने बोला था कि लूप को ऐसे घुमाया जाए, देखो तो इसमें क्या चेंज हो रहा है? बी ए की ओमेगा, और हाँ सर ओमेगा चेंज, सॉरी बी ए की थीटा, सर थीटा, और हाँ सर याद करो क्या चेंज हो रहा है? एंगल बिटवीन बी एंड ए इज चेंजिंग। अगर हम ये मान लें कि t इक्वल टू 0 पर थीटा 0 था, तो t इक्वल टू t पर थीटा ओमेगा t होगा। बोलो बात मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर t इक्वल टू 0 पर थीटा 0 था, तो t इक्वल टू t पर थीटा ओमेगा t था। अरे हाँ सर बात तो आपकी सही है। तो फ्लक्स एट एनी टाइम, तो इस वाली कंडीशन के लिए फ्लक्स एट एनी टाइम t क्या आ गया? बी ए कॉस ओमेगा टी। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आ गया? बी ए ओमेगा, या तो ये क्या होता है? माइनस डी फाई बाई डी टी। और हाँ सर तो भैया ये क्या आ गया? बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। क्या ये साइनसॉइडल फंक्शन आया है इंड्यूस ईएमएफ? अरे हाँ सर तो इसकी रेजिस्टेंस आर है, क्या है? आर ओम। तो इससे बनने वाला करंट, इससे बनने वाला करंट, ओ क्या करंट आ जाएगा? बी ए ओमेगा बाई आर साइन ओमेगा टी। अब सिचुएशन में थोड़ी सी बात को अपन समझें कि अगर t इक्वल टू 0 पर थीटा ना होकर सपोज कोई एंगल फाई होता, मान लीजिए आपका लूप ऐसे ना होगा शुरुआत में, मान लो शुरुआत में भी ऐसा ही था t इक्वल टू 0 पर, मैं क्या लूप को ऐसे स्टार्ट करूंगा 30 डिग्री एंगल से या 5 डिग्री एंगल से, तो किसी भी टाइम t पर क्या जो एंगल आ जाएगा, क्या वो ओमेगा t प्लस फाई आ जाएगा? अरे हाँ तो इसके हिसाब से फाई की वैल्यू क्या बी ए कॉस ओमेगा t प्लस फाई हो जाएगी? अरे हाँ सर। तो क्या e की वैल्यू बी ए ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाई हो जाएगी? अरे हाँ सर। तो क्या करंट की वैल्यू बी ए ओमेगा बाई आर साइन ओमेगा t प्लस फाई हो जाएगी? अरे हाँ सर। तो सोचो अगर आप जनरलाइज करना चाहो तो इस प्रोसेस से जनरेट होने वाला करंट बी ए ओमेगा सॉरी ईएमएफ क्या बी ए ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाई है, और क्या करंट बी ए ओमेगा बाई आर साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। फाई इज द इनिशियल एंगल। ओके जनरली हम जीरो से इसको समझ लेते हैं, पर हमें कहानी समझ आनी चाहिए। थोड़ा लगातार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये बातें मैं पहले भी बोल चुका हूं। क्या इस बी ओमेगा को इसकी पीक वैल्यू मान लें? क्या मान लें? पीक वैल्यू, जिसको हम ई नॉट से बोले तो जनरल रिप्रेजेंटेशन हुआ ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और इसको अगर अपन पीक वैल्यू आई नॉट बोल लें, जिसको क्या अपन ई नॉट बाई आर भी बोल सकते हैं, तो आई नॉट की वैल्यू अपन लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। खैर हम ये समझें इस प्रोसीजर से हमें ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस की सप्लाई मिली, और इसी को हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेटिंग सप्लाई। हमारे घरों में यही सप्लाई आ रही है, ऐसी ही सप्लाई आ रही है, उनमें वोल्टेज के वेरिएशन आते हैं ट्रांसफार्मर्स के माध्यम से, वो एक अलग एस्पेक्ट है, पर हमारे घरों में जो सप्लाई आ रही है वो यही है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर क्लियर है सर, अच्छा लगा सर, बढ़िया लगा सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, क्लियर? यहाँ तक ये हम पहले पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ चुके हैं? ये वही तो पढ़ा था। अच्छा तो लूप घुमाने के लिए मैंने आपको बताया तो कि मैंने ये आ गया सब बातें हम जानते हो। देखो अगर मैं थीटा को 0 ले लूं तो क्या ई और आई का ग्राफ ऐसा बनेगा? अरे हाँ सर। क्या ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा बनेगा, और आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा बनेगा? अगर हम थीटा को क्या मान लें? 0, जो थीटा या फाई जो भी आप मानना चाहो जनरल केस में, यही हमारे घरों में सप्लाई आती है। और आप जानते हो मैंने पहले भी बताया था कि लूप घुमाने के लिए मैकेनिकल वर्क करना पड़ता है। ये मैकेनिकल वर्क हम कई अलग अलग स्टेशंस में अलग तरीके से करते हैं। हाइड्रो पावर प्लांट्स में पानी को टैंक के ऊपर से गिराते हैं, नीचे टरबाइन में गिराते हैं, यानी कि इस गोले पर घुमाते हैं, और ये गोला घूमता है मैग्नेटिक फील्ड में, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन मिलता है। बोलो यस और नो? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। इलेक्ट्रिक करंट विच चेंजेस इट्स डायरेक्शन अल्टरनेटिवली विद टाइम इन कंट्रास्ट टू डायरेक्ट करंट व्हिच फ्लोज इन वन डायरेक्शन। ओके मैं आपको थोड़ा अंतर समझाता हूं, ध्यान से। ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डीसी डायरेक्ट करंट। इसमें आपको पहले ऐसे समझो, आपका मान लीजिए करंट ऐसा है, थोड़ा सा अंतर को समझो, मान लीजिए समझो ये ठीक, एक और ध्यान से समझो, एक ये
से कौन सा करंट एसी है, कौन सा करंट डीसी है। ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होता। थोड़ा सा डेफिनेशन में आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें कौन एसी है, कौन डीसी है। ये मैंने आपको पढ़ा हमारी करंट और टाइम के। अच्छा 1 2 3 4 5 बोलो, कौन एसी कौन डीसी। एसी का क्या नंबर है, डीसी का क्या नंबर है, बोलो। अरे बोलो, डीसी डायरेक्टर, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट। अच्छा एक्चुअली बच्चे मैं बताऊं एसी क्या है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं जो सेकंड वो सिर्फ ऑल्टर ऑल तो हमारे घर में आता है, हमें वही पढ़ना होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर समझे, हम जो एसी पढ़ रहे हैं, एसी का मतलब होता है, एसी का मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट चेंजिंग। ओ हो बोलो कौन कौन एसी है, ये डेफिनेशन डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजिंग। बोलो सर 1 और 4, 1 एंड 4 तो पक्का है। 2 भी है क्या, 2 भी है क्या, नहीं 2 एसी नहीं है। 2 अपनी 2 का वैल्यू बढ़ा कर रहा है। ओए हां 3 का भी वैल्यू कम ज्यादा और वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। डीसी का मतलब कई बार बच्चे समझ लेते हैं कांस्टेंट करंट। कांस्टेंट करंट मतलब नहीं होता इसका। डीसी का मतलब ओनली सिंगल डायरेक्शन करंट, ओनली सिंगल डायरेक्शन करंट। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि भैया करंट कांस्टेंट, ऐसा नहीं होता। डीसी का डायरेक्शन चेंज ना करे, कम ज्यादा हो सकता है। तो सोचो क्या 2 3 और 4 या 2 3 और 5 क्या तीनों डीसी हैं। डीसी का मतलब नहीं होता, डज नॉट मींस कांस्टेंट करंट। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, 2 3 5 1 एंड 4, 2 3 5 1 एंड 4। ओहो तो कौन एसी कौन डीसी समझ में आया। एसी वह करंट है जो डायरेक्शन चेंज करता है करंट की। उसका सबसे स्पेशल केस है साइनसोइडल वेव फंक्शन ऑफ करंट, जो कि हमारे घरों में आता है। वो कैसे जनरेट होता है वो मैं आपको बता चुका हूं। बोलो क्या मेरी बात ये है। अरे सोच लो। हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलिए अरे पक्की बात। हां सर क्लियर है, बढ़िया लगा सर, शानदार सर, अच्छा लगा। अब क्या करें, करते चले बढ़ते चले। देखो भाई, वारे भाई, मजा आया भाई, ओए भाई, ओ भाई। तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजिंग 1 and 4 ओनली सिंगल डायरेक्शन करंट डज नॉट मींस कांस्टेंट करंट। तो कौन ऑल्टरनेटिंग करंट, कौन डायरेक्ट करंट, बोलो यार। अरे ये बात समझ में आ गई। हां सर, बात तो सर समझ आ गई। अब देख मेरे को क्या बता रहा हूं। जो डीसी सोर्स है क्या है, ये तो मैंने कर लिया, हो गया, मैं बात समझ आ गई। जो डीसी सोर्स उसको हम कैसे बनाते थे, बैटरी से। अरे हां, जो ऑल्टरनेटिंग सोर्स है कौन है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स, उसको हम कैसे बनाते हैं, उसको हम डीसी को हम ऐसे बैटरी से बनाते थे। और हमारा जो ये सोर्स है ऑल्टरनेटिंग सोर्स, इसको ना ऐसे इलिप्स बनाओ और साफ डेटा दो, नोटेशन, ये नोटेशन है। ये बात आप पहले से जानते थे। बोलती है। अरे हां सर, तो बैटरी वाला तो पहले से जानते थे। जो ऑल्टरनेटिंग करंट उसको कैसे बनाए, इलिप्स बनाओ और इलिप्स साफ डेटा, ऐसा नोटेशन करते हैं। क्योंकि इसमें तो माइनस प्लस लिख सकते हैं। सोचो इसमें प्लस माइनस लिख सकते हैं, क्यों, कभी करंट प्लस है, कभी करंट माइनस है। तो जो इसके सोर्स को लिखते हैं ना ईएमएफ, वो ऐसे ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऐसे बनाते हैं। बोलो क्लियर है क्या। हाँ सर, ऑल्टरनेटिंग सोर्स का नोटेशन ये है, डायरेक्ट करंट यानी कि बैटरी का सोर्स अपना पहले से बनाते आ रहे हो, तो हम पहले से जानते हैं। अच्छा ऑल्टरनेटिंग सोर्स प्लस माइनस नहीं बनाते, क्योंकि बात चेंज होता है, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, इसे तो दिखाया गया इस आपकी तरह भी है, कभी प्लस कभी माइनस, कभी माइनस कभी प्लस। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर, करते चलो बढ़ते चलो। देखो रे भाई, अरे भाई, अरे भाई, समझ आया भाई, हो गया सर, समझ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो छोटी बातें पढ़ते चलते हैं, समझ में आ जाएगा। ये हम सब जानते हैं, जो भी लिखा है इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, आई बराबर डी क्यू बाई डी। एवरेज करंट क्या होता है, एवरेज करंट क्या होता है, ध्यान से देखो। मैं आपको करंट फंक्शन ऑफ टाइम पे पीएचडी और कर रहा हूं। मैं वापस वही कहानी पे जाऊंगा जो हमने आई नॉट साइन ओमेगा टी और ये सब अपने करी थी, उसी को मेनली प्रयोग करना है। उससे थोड़ा बहुत जो जाके पढ़ सकते हो उसको पढ़ने का प्रयास करें। मैथमेटिकल चैप्टर है थोड़ा, ठीक है सर। अच्छा याद करो, अगले टर्म पर एक बात याद रखना, अभी बोल रहा हूं से बिल्कुल तबीयत। अगले टर्म पर आपको एक चीज पढ़ के आनी है, क्या होमवर्क क्या है, रीड या रिवाइज जो पढ़िए चैप्टर में कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। याद है कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम पढ़ाया था, जिन्होंने पढ़ी होगी मेरे से। याद करो कॉम्बिनेशन एसएचएम पढ़ाया था, a1 sin ओमेगा t a2 sin ओमेगा t पाई। और हां, अगर इनका दो एसएचएम को जोड़ोगे तो एक नया भी एसएचएम आता है। उसमें एसएचएम का रूट ऑफ a1 स्क्वायर + a2 स्क्वायर + 2 cos होता है, cos के बीच का एंगल होता है। और हां सर, वो पूरी कहानी सुनाई थी, पर क्या ना इसमें काम आएगी, क्योंकि साइनसॉइडल फंक्शन है, दो ऑल्टरनेटिंग करंट को जोड़ेंगे या दो सोर्सेस को जोड़ेंगे तो ऐसी कहानी आएगी। अच्छा क्या हम वापस आते हैं, अगर करंट फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो या q फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो तो करंट लिखा जाता है ऐसे। अगर एवरेज करंट की बात करी जाए तो आई एवरेज लिखा जाता है टोटल चार्ज फ्लोन यानी कि डेल्टा q बाई डेल्टा t, यानी कि टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टोटल टाइम। ओहो, क्या इसी को याद करो, इंस्टेंटेनियस कैसे लाते थे, क्या लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा q बाई डेल्टा t दैट इज dq बाई dt। क्या यही इंस्टेंटेनियस करंट होता था जो कि एवरेज से निकालते थे। क्या ये कहानी बहुत पुरानी है, क्या ये कहानी बहुत बार पढ़ी जा चुकी है। पर आप एक बात समझो कि अगर आपको चार्ज फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो तो आपको करंट एवरेज भी निकालना आना चाहिए और आपको करंट टोटल भी इंस्टेंटेनियस भी निकालना आना चाहिए। आई पता हो तो क्यों निकाल सकते हैं, क्यों पता हो तो आई निकाल सकते हैं। अगर आई फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा हो तो क्यों लिखेंगे इंटीग्रेशन आई dt। अरे हां सर, तो आपको सारी बातें आनी चाहिए, क्योंकि करंट का खेल चल रहा है। तो आई से क्यू से आई निकालना आना चाहिए, आई से आई एवरेज निकालना आना चाहिए। इनमें से कोई भी चीज पता हो तो आपको बाकी निकालनी आनी चाहिए। हां सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। क्लियर, अरे सोच लो। हां बिल्कुल क्लियर सर, मजा आया सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर, लो एवरेज करंट, ये करंट वो करंट, ओ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। एवरेज पावर, ओ एवरेज पावर क्या होती है, ये मतलब बेसिकली बताओ कि एवरेज कैसे निकाला करते थे। याद करो एवरेज याद कैसे निकाला करते थे, उसी तरीके से बन। जैसे मान लो मैं आपको कभी बता रहा हूं, समझना। अगर q इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा हो और आपको चाहिए आई एवरेज, या समझो कि आपको i इज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा हो, ठीक, और आपको आई एवरेज चाहिए, तो आपको क्या लिखना होगा, आपको लिखना होगा q फ्लोन। तो q फ्लोन क्या होगा, q फ्लोन अपॉन डेल्टा t। अरे हां, अच्छा q कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन i t dt। अरे हां सर, तो कैसे लिखेंगे इंटीग्रेशन i एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। क्या ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि एवरेज निकालने का ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अरे हाँ, या तो एवरेज पावर में भी ऐसा करा था। अरे हाँ, अगर एवरेज पावर चाहिए तो क्या करते हैं, पहले टोटल वर्क क्या लिखेंगे, p एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t dt अपॉन इंटीग्रल dt। मतलब कोई भी फंक्शन का एवरेज अगर निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं, जनरल प्रोसीजर है। अरे हाँ सर, एवरेज पावर टोटल वर्क टोटल टाइम, टोटल वर्क लिख सकते हैं पावर p dt। हाँ सर, p इक्वल टू dw बाई dt होता है। तो मैंने आपको उसको एक तरीके से लिखा dw इक्वल टू p एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इनटू dt। तो वर्डन क्या हो गया, इंटीग्रल p एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t dt। या एनर्जी जो लिखना हो आप, वर्डन लिख लो, एनर्जी लिख लो जो आपको लिखना, एनर्जी लिख सकते हो d इक्वल टू
डी ई की टर्म्स में लिखो ज्यादा अच्छा लगेगा। डी ओ तो ई कितना आ गया ये, और पावर एनर्जी क्या होती है, टोटल एनर्जी टोटल टाइम। अरे हाँ सर, और टोटल टाइम का इंटीग्रल dt, ऐसे आई एनर्जी को लिख सकते हैं इंटीग्रल आई dt अपॉन dt। बेसिकली सब आप पहले पढ़ चुके हो, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूं, एक दो सवाल कराऊंगा तुम्हें फील आ जाएगी। मैं ये कॉन्फिडेंस दिलाना चाहता हूं, आई बताओ क्यों निकाल सकते हैं, आई बताओ आई एवरेज निकाल सकते हैं, ये आपको मन में फील होनी चाहिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो क्लियर है? अरे आगे बढ़िए मास्टर, हां बजाओ सर, इसे रुकाया आपको, अरे पक्की बात, अरे सोच लो। हां सर बढ़िया लगा सर, शानदार सर, अच्छा बढ़िया, ओ ये आ गया साहब। ओ अब देखो भाई साहब, अगर मैं आपसे बोलूं फाइंड द एवरेज करंट फॉर i = 3t² + 2 * सेकंड, एवरेज करंट, इसमें t डालोगे तो क्या आएगा पहले बताओ, इसमें t डालोगे तो क्या आएगा? तो इंस्टेंटेनियस करंट है, ये क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस करंट। अरे हाँ, हमें क्या चाहिए? एवरेज करंट चाहिए 2 सेकंड में। तो भैया हमें पता है एवरेज कैसे निकालना, पता ही नहीं पता, इसको लगा दो, मुझे लिखा हुआ है। अब प्योर मैथ्स है, ताकि मतलब पर सवाल आ सकते हैं, इसलिए अपने को फील आनी चाहिए। अगर करंट ऐसे बह रहा है, ऐसे वेरी कर रहा है, तो आपको भैया एवरेज निकालना आना चाहिए। ओ हो, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। ठीक सर, करो तुम भी करो, मैं भी करता हूँ। आई एवरेज ओ हो ऐसे 3t² + 2 * dt लिमिट 0 to 2 इंटीग्रल dt 0 to 2 मतलब 2। ठीक, तो 1/2 3t², t² का मतलब t³ 3 तो बन गया t³, तो पहले टर्म i t³, दूसरी i 2t, तो t³ + 2t 0 to 2। ठीक है, तो 1/2 2³ + 2²। अरे हाँ सर, सही चल रहा है सर, सही लग रहा है सर, देखो सही कर रहा हूँ क्या? हाँ, तो 2³ + 2² यानी कि ये 2 ने 2 को मार दिया, तो 2² + 2 4 + 2 6। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, हाँ 6 एम्पियर, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। फिर क्या भैया, आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t पता हो, क्या एवरेज निकाल सकते हैं? हाँ ये बात क्लियर है। ओ अरे हाँ सर, चार्ज फ्लो निकालना पूछा में तो क्या करते? कुछ नहीं करते, ध्यान दो, नीचे 2 से डिवाइड नहीं करते बस। और हाँ, अगर कोई इसमें से चार्ज फ्लो पूछ लेता, आपसे आई एवरेज मुझे पूछता क्यू फ्लोन इन 2 सेकंड्स, तो आप क्या करते बताओ? कुछ नहीं करते, नीचे 2 से डिवाइड नहीं करते, बस ऊपर चार्ज फ्लो ही आता है, तो आंसर 12 आ जाता, 12 कूलम। अरे हाँ सर, क्या एवरेज आगे बेंच में उठाएगा तो अपने आप चार्ज फ्लो आ जाएगा। बोलो यस और नो? यस सर। अच्छा मैं बताता हूं, एक है ना एवरेज लिखने का एक तरीका होता है, कैसे मैं बताता हूं। एवरेज लिखने का एक तरीका है, जैसे अपन आई एवरेज लिखेंगे, अरे हाँ एवरेज लिखने का शॉर्ट ट्रिक है, आई ऐसे नीचे 2 सेकंड लिख दो, तो 2 सेकंड में समझ आ जाए। अच्छा ऐसे कोफ्ते में बनाया था तो एवरेज वैल्यू दो ऐसे कोफ्ते में ग्रेटर देन और लेस देन के एक कोफ्ते में अगर अपन किसी चीज को लिख दें तो वो रिप्रेजेंट करती है उसका एवरेज वैल्यू। क्या रिप्रेजेंट करती है? उसकी एवरेज वैल्यू। गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है। ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, समझ आ रहा है सर, बढ़िया लगा है सर। अब क्या करें सर? करते चलो, देखो भाई छोटे-छोटे सवाल कर लो, क्लैरिटी आएगी, कोई खास बात नहीं। अब फाइंड एवरेज करके एक और सवाल आ गया, 2t + 1 का होल स्क्वायर इन 2 सेकंड, टाइम पास है। इसको लिखो होमवर्क, मैं नहीं बता, आंसर बता दूंगा, खुद करोगे, करना यही है, खुद करोगे, मैं नहीं बता रहा हूं। आंसर लिख लो, 10.33 एम्पियर खुद निकालना है, ये गड़बड़ नहीं करनी है, खुद करना है, और नहीं हो तो घर में कांच के सामने खड़े होके देखना मैं ही ऐसा क्यों हूं। ओके सब खुद करोगे? अरे कर लेंगे क्या सर? अरे हाँ तो बोल दो, अरे हाँ बोल दो। हाँ सर बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल आपको सर नीचे नहीं देंगे सर, आपको सर सफलता का पत्र लगा के बताएंगे सर। ओके, इसी विश्वास की वजह से इतनी मेहनत से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है, मेरी मेहनत खराब करने की जरूरत नहीं है। अरे हाँ सर बहुत बढ़िया, रिजल्ट आएंगे आपके पास, आएंगे मिठाई लेके, आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। अरे मोस्ट ऑफ द टाइम हमें तो करना होता है ना, वो तो ग्राफ होता है, जो कि हमारे ऑर्डिनरी सप्लाई ग्राफ के ना पीरियडिक फंक्शंस होते हैं इस तरीके के, जो मैं ऑर्डिनरी सप्लाई पढ़ी थी वो। मान लो करंट ऐसा है 2 एम्पीयर 1 सेकंड तक, मैं 2 एम्पीयर 1 सेकंड तक करता हूं, एसी है कि नहीं है? एसी है। अच्छा इसमें बोला फाइंड आउट एवरेज करंट इन द गिवन ग्राफ। अब जब गिवन ग्राफ एवरेज वैल्यू पूछेगी, पहले आप समझो एवरेज वैल्यू पूछेगी, ठीक? तो आप एक बार समझो एवरेज वैल्यू का मतलब समझ तो दिया ही नहीं, पहले कुछ चीजों को समझे। जब ऐसे ना इस बताओ इस करंट का क्या एवरेज, तो आप समझो कि इस करंट का एवरेज का मतलब लॉन्ग टाइम है, एवरेज करंट जो छुपी हुई बात इसमें क्या है, इन लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम मतलब बढ़िया 2-5 घंटे 20 घंटे। अच्छा अब अगर इन एवरेज करंट पूछा गया इन लॉन्ग टाइम, या ऐसे पूछा जाएगा ऑर्डिनरी सप्लाई इन लॉन्ग टाइम इंप्लाइज एवरेज वैल्यू इन वन साइकिल। पहले समझे हम ये जो अगर आप देखो तो ये जो करंट आ रहा है इसकी साइकिल है, साइकिल मतलब ध्यान से देखो तो इसकी साइकिल है, पहले 1 सेकंड तक 2 एम्पीयर रहता है, फिर 2 सेकंड 1 से 2 सेकंड तक माइनस 2 एम्पीयर रहता है। तो ध्यान से देखो तो इसकी जो टाइम पीरियड है इसकी साइकिल का 2 सेकंड। अरे हाँ सर, अब समझो कि अगर मैं जो एवरेज वैल्यू 1 सेकंड इस साइकिल में होगी, क्या वही एवरेज वैल्यू, ध्यान से सुनना, क्या वही एवरेज वैल्यू, क्या वही एवरेज वैल्यू, बहुत ध्यान से समझो, तो वही एवरेज वैल्यू क्या 2 साइकिल में भी होगी? क्या वही एवरेज वैल्यू 3 सेकंड में भी होगी? क्या आप ऐसा बोल सकते हैं कि एवरेज वैल्यू इन साइकिल इज एवरेज वैल्यू इन 2 साइकिल, एवरेज वैल्यू इन 3 साइकिल, एवरेज वैल्यू रिपीट हो रहा है बार-बार, एवरेज वैल्यू इन लार्ज नंबर ऑफ साइकिल इज लॉन्ग टाइम। अरे हां, तो एवरेज वैल्यू का मींस एवरेज वैल्यू इन लॉन्ग टाइम, एंड एवरेज वैल्यू लॉन्ग टाइम मींस एवरेज वैल्यू इन वन साइकिल। अरे हां, मतलब एवरेज वैल्यू इन वन साइकिल लानी है। अब देख समझ, एवरेज वैल्यू होती क्या है? एवरेज वैल्यू होती है इंटीग्रल IT dt अपॉन एवरेज वैल्यू क्या होती है, ऐसे समझो, ऐसे समझो, इसको ऐसे करो, I एवरेज या फुल साइकिल या I एवरेज जो बोलो, इंटीग्रल I dt अपॉन इंटीग्रल dt। अब समझो इंटीग्रल I dt है क्या? देखो तो एरिया अंडर IT कर्व अपॉन इंटीग्रल dt। अरे dt है तो एरिया अंडर IT कर्व ना, एरिया अंडर IT कर्व। अरे हाँ सर, है तो ये एरिया अंडर IT कर्व। सर सही बोल रहे हो सर, ये बात तो सही बोल रहे हो सर, एरिया अंडर IT कर्व। ओके तो क्या करें, सुनते चलें, देखो भाई भाई मजा आ रहा है भाई। अब क्या करें देखो, अब तो एरिया अंडर IT कर्व, अपर साइकिल में ऊपर, नीचे साइकिल में नीचे, फुल साइकिल में एरिया 0 है। हाँ फुल साइकिल में एरिया 0 है, ओ मतलब 0/t यानी कि 0। तो इसका I एवरेज फुल साइकिल ऊपर नीचे एवरेज तो 0 आएगा। अरे हाँ, एरिया भी तो बन गया, मिला 0 हो गया। अरे हाँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो, तो I फॉर फुल साइकिल कितना आया 0, I फॉर लॉन्ग टर्म कितना आया 0। ओहो अच्छा इसमें क्या होता है कभी-कभी I लॉन्ग टर्म, I फुल साइकिल, I हाफ साइकिल भी पूछ लेते हैं। जैसे कोई आपसे पूछे कि I फॉर हाफ साइकिल, तो बोलो क्या होगा, खुद बोलोगे I फॉर हाफ साइकिल क्या होगा, बोलो बोलो सर। हाफ साइकिल में तो करंट 2 एम्पीयर रह रहा है, वो चेंज ही नहीं हो रहा, तो 2 × 2 अपॉन 2 × 1 अपॉन 1 दैट इज 2।
चेंज नहीं हो रहा है पर्टिकुलर केस में तो आईटीडीटी तो 2 कांस्टेंट है 2 * 1/1 हाफ साइकिल के लिए फुल साइकिल के लिए 0 हाफ साइकिल पूछी जाती है कई एग्जामिनेशन में आती है इसलिए पूछी जाती है अच्छा क्योंकि हमारे जो मोस्ट ऑफ द सवाल आएंगे तो सब ऐसे वेरिएबल पे आएंगे ना मतलब ऐसे वेरी करते हुए बोलो क्लियर है क्या अरे सोच लो हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर पक्का चलो एवरेज फॉर वन साइकिल इज इक्वल टू एवरेज ऑफ इनफिनिटी लॉन्ग मैंने आपको समझा दिया 0 एम्पीयर अपना आंसर आ गया बहुत बढ़िया लगा बहुत सुंदर लगा वही सवाल मैं आपसे पूछूं हाफ साइकिल अभी भी आपने बताया आंसर कितना है 2 एम्पीयर ओहो जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है चलो भाई अगर तुम्हें मेरी बात समझ आई है तो बताओ इसी ग्राफ के लिए ये वाली कहानी आई स्क्वायर एक ऑब्जेक्ट मतलब आई स्क्वायर का एवरेज फॉर द गिवन ग्राफ मतलब लॉन्ग रन के लिए ओहो आई स्क्वायर का एवरेज पूछ रहे हैं आप किसका पूछ रहे हैं आई स्क्वायर का एवरेज बोलो क्लियर अरे पक्की बात किसका एवरेज पूछ रहे हैं आई स्क्वायर का चलो होमवर्क तो क्या है इसमें सोचो आसान है आई स्क्वायर का एवरेज बोलो सर आई स्क्वायर तो हमेशा 4 है हमेशा तो जो वैल्यू फिक्स है 4 2 का स्क्वायर भी 4 और -2 का स्क्वायर भी 4 तो हमेशा 4 है तो आप ध्यान से देखो तो आई स्क्वायर का ग्राफ ऐसा आएगा 4 अरे हाँ सर तो क्या आई स्क्वायर का एवरेज भी आएगा 4 ओह सर आई स्क्वायर का एवरेज निकालने की क्या जरूरत है समझ में आएगा समय के साथ अभी मैथमेटिक्स कर लो उसकी क्यों आई स्क्वायर एवरेज निकालते तो समझ में आएगा क्योंकि रूट मीन स्क्वायर चीज पढ़ेंगे ये क्या होता है बताऊंगा पता जो मैं बोला चमका सिंपल आई स्क्वायर एवरेज 4 मैं चेक किया पहले तो मैं करवा रहा हूं फिर क्यों तो आइए समझ में आएगा समय के साथ अच्छा ओह सच आ गया मैं समझ आ रही है हां सर समझ आ रही है बढ़िया लगा सर शानदार सर जबरदस्त सर बाबा अब क्या करें देखो भाई ये वाला सवाल होमवर्क में कर देना होमवर्क अब ग्राफ ऐसा है टक 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 बना लो उसका हाफ साइकिल के लिए और फुल साइकिल के लिए एवरेज हाफ साइकिल के लिए और फुल साइकिल के लिए एवरेज निकाल सकते हो होमवर्क है ये यहीं से कहानी उठाऊंगा पैटर्न पर बोलो क्लियर है समझ आएगा पैटर्न पर ऐसा क्यों कर रहे थे ऐसा क्यों कर रहे थे बोलो क्लियर है हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर जोरदार है सर मजेदार है सर शानदार है सर जबरदस्त है सर पक्की बात अरे गारंटीड ओके सर तो पैटर्न पर मिलते हैं इस सवाल के होमवर्क के साथ तब तक पढ़ते रहिए मास्टर की बात सुनते रहिए सी